हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी जो चैप पेपर है वो पढ़ने वाले हैं। और ये पेपर आपका 5th सेमेस्टर में लगा हुआ है और ये पेपर मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी तो ज़रूर जानते होंगे क्योंकि नेटवर्किंग आपको पढ़ना भी था पहले। और इसमें आपको पहले मैं सिलेबस थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है ना, और कैसे इसमें मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले आपके पास ऑलरेडी सिलेबस होगा क्योंकि मैंने आपको सेंड किया हुआ है। तो आप इस सिलेबस को देखिएगा तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में अटैक्स क्या होते हैं, सर्विसेज मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी अटैक्स, सिक्योरिटी सर्विसेज, इंटीग्रिटी चेक, डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन, हैज एल्गोरिथम्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, जिससे आपका एक नंबर का क्वेश्चन आता, मतलब एक क्वेश्चन आएगा। सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी यानी क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, उसमें ब्लॉक इनक्रिप्शन, सिंपल डीईएस, डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस, डीईएस मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ट्रिपल डीईएस, ये सब वगैरह वगैरह पढ़ना है। हैश फंक्शन एंड मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसमें अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं, है ना, आरएसए है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं आरएसए वगैरह। फिर ऑथेंटिकेशन, कैसे हम ऑथेंटिकेट करेंगे किसी भी मैसेज को, है ना, सिक्योरिटी पॉलिसी, कैरबोरस B5 नेम्स रियल्स, ये सारा चीज़ है। नेटवर्क सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिक्योरिटी, आईपी सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, SSL एंड ACT। तो ये आपका जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। अब ये जो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी जो पेपर है, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, इसमें बहुत सारा, इसमें क्या है कि कुछ पार्ट थ्योरी पार्ट है ना, जिसको आपको लिखना होगा, समझना होगा और लिखना होगा। और कुछ इसमें आपको सिर्फ समझने वाला है, जिसमें जैसे कोई भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए जो टेक्निक्स होंगे, यूज हो रहे होंगे, वो आपका क्या होगा कि उनका एल्गोरिदम होगा, ठीक है, वो प्रोसेस है, वो मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलप किए गए हैं वो सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो उनका एक एल्गोरिदम है जिसको आपको पढ़ना है और समझना है कि वो कैसे वर्क करते हैं। उनको डेवलप आप कर सकते हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग में उनको बनाना चाहते हैं तो आप उनको डेवलप कर सकते हैं। बट यहाँ हम उनके एल्गोरिथम्स को समझेंगे कि कैसे वो अप्लाई किए जाते हैं। तो ये सारा है। आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप 5th सेमेस्टर में आ चुके हैं, ठीक है। बुक्स जो आपको प्रीफर करना है, यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो आप इसमें से एक अतुल कहाटे का बुक प्रीफर कर लीजिएगा। और एक और आपको यहाँ पर जो बुक मिलेगा वो विलियम स्टेलिंग का बुक है, ठीक है। ये आपका ये रहा, 3rd नंबर में है, जो स्टेलिंग्स W. क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस। इसका कोई भी एडिशन ले लीजिए, कोशिश कीजिए कि लेटेस्ट एडिशन ले। यहाँ 3rd एडिशन लिखा हुआ है, ये पुराना सिलेबस जब प्रिंट हुआ होगा उस समय 3rd एडिशन होगा, तो इसलिए 3rd एडिशन यहाँ लिखा हुआ है। अदरवाइज आप न्यू एडिशन को ही परचेज करने पर ध्यान दीजिएगा। तो ये स्टेलिंग का जो बुक है, क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी, इसको परचेज कर लीजिए। अतुल कहाटे का क्रिप्टोग्राफी, अगर आपके पास इनमें से कोई कोई एक बुक है तो अच्छी बात है, आप उसको प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इन्हीं दोनों बुक को प्रिफर करूंगा पढ़ाने के लिए। अगर कोई टॉपिक अगर किसी और अनदर बुक या किसी अनदर प्लेस से हमको मिलेगा तो वहाँ से भी मैं प्रिफर करूंगा, बट ये दोनों बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज तो हम लोग इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि क्या होता है, और धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि सारे चीज़ को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका जो हेडिंग है, जो इस चैप्टर की जो बुक का नाम है, ये बुक का जो आपका पेपर का नाम है, पेपर का नाम ही है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मैं लिखते चलूंगा, आप लोग नोट्स बनाते, क्योंकि इसमें थ्योरी भी है बहुत सारा। तो अगर क्लास होती है ऑफलाइन में तो मैं लिखवाता भी क्लासेस में, बट यहाँ पर मैं लिखते चलूंगा, आप इसको नोट्स कॉपी में लिखते चलिएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। अब होता क्या है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी,
तो सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे दूं कि नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है। तो मैसेज जो हम ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क यूज कर रहे हैं, है ना, अब वो नेटवर्क हमने यूज किया कि सपोज कोई भी नेटवर्क यूज कर सकते हैं आप। वायरलेस नेटवर्क होता है, वायर्ड नेटवर्क होता है, उसमें भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग नेटवर्क। तो आप कोई भी नेटवर्क जो यूज कर रहे हैं टू ट्रांसफर द मैसेज, तो उस नेटवर्क में आपका मैसेज कितना सिक्योरली ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ये मैटर करता है। और उसके बारे में हमको पढ़ना है कि कैसे हम उस सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं और कैसे हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क में कैसे हम नेटवर्क को कैसे सिक्योर बनाए ताकि हमारा मैसेज क्या हो, ऑथेंटिकेट हो, वैलिडेट हो, है ना, वो उसमें कोई इंट्रूडर उसको चेंज ना कर पाए। ये सारा चीज हमको ध्यान देना है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। और क्रिप्टोग्राफी क्या है, तो इसी से रिलेटेड एक टर्म है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी ये बताता है कि हम मैसेज जो भेज रहे हैं वो कैसे हम भेजें कि वो सिक्योर हो। ये चैनल को सिक्योर करने के बारे में है और ये मैसेज को सिक्योर करने के बारे में है। तो दोनों मिलकर काम करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इन दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी। तो आप एक एक करके शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी होता क्या है ये आपको पता ही है। सिक्योरिटी मतलब डेटा और इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना ताकि वो हमारा इंफॉर्मेशन क्या हो, कोई अनदर पर्सन या कोई ऐसा अनऑथराइज्ड पर्सन जिसके लिए वो मैसेज नहीं था या जिसको हम मैसेज वो देना नहीं चाहते थे, वो उसको एक्सेस ना कर सके। ठीक है, तो इसके ये है हमारा सिक्योरिटी। तो अब इसको एक्सेस करना है, इसको समझना है। तो इसको समझने के सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ, पहले तो हम यहाँ कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा देते हैं। क्या होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ लिख लीजिए, द द प्रोटेक्शन, है ना, मैं बोल दूँ यहाँ पर लिखते चल रहा हूँ साथ में साथ, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। द प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन afforded afforded to an automated automated information information system in order to attain the applicable applicable objectives of preserving the integrity, ठीक है, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें आपका सारा चीज इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड हार्डवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर फर्मवेयर फर्मवेयर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन स्लैश डेटा, इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है, एंड टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है, द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू
attain the applicable objectives of preserving the integrity, availability and confidentiality of information system resources। मतलब कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं, है ना, तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, है ना, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रिजर्व करना। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रिजर्व करना, मतलब इसको बनाए रखना, हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, है ना। कंप्यूटर सिक्योरिटी में हम लोग इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, सिक्योर करेंगे, किसी भी डेटा को हम लॉस्ट नहीं होने देना चाहते हैं। तो एक एक करके हम लोग ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कैसे इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज हमको जान लीजिए कि कंप्यूटर सिक्योरिटी यूज क्यों हो रहा है, हम लोग कंप्यूटर सिक्योरिटी को यूज क्यों करते हैं, है ना, ऐसा क्या काम है कि हम कंप्यूटर सिक्योरिटी को यूज कर रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम ध्यान देंगे तो क्या होता है कि कोई भी एक सेंडर होगा, जैसे एक सेंडर है, ठीक है, सेंडर का नाम है अजय, एक सेंडर है अजय। ये अजय जो सेंडर है ये डेटा को सेंड करना चाहता है किसी रिसीवर के पास, जो उस डेटा को एक्सेस करना चाहता है, और रिसीवर का नाम है आपका रवि। ठीक है, रवि को वो सेंड करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, कोई एक डेटा जनरेट किया, जैसे सपोज उसको भेजना है हेलो, तो उसने एक हेलो डेटा क्रिएट किया, इंफॉर्मेशन एक मैसेज क्रिएट किया, हेलो मैसेज। ठीक है, और इस हेलो मैसेज को इसने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया थ्रू पर्टिकुलर चैनल, कोई भी चैनल के थ्रू ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। अब यहाँ पर इसने हेलो भेजा, इसको हेलो मिल गया, बट इसमें हो क्या सकता है कि यहाँ से इसने हेलो भेजा, अब ये इसमें कोई एक थर्ड पर्सन लगा हुआ है, कोई भी एक थर्ड पर्सन हो सकता है, जैसे थर्ड पर्सन कोई एक अमित नाम का एक पर्सन है, जो क्या कर रहा है, इस मैसेज को या तो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, या फिर चेंज कर दे रहा है, या फिर रीड करके उसको आगे किसी अनदर पर्पस के लिए किसी को और को ट्रांसफर कर दे रहा है। कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा था उसको उसने रीड किया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई उसमें अल्टरेशन नहीं किया, बस उसने उस डेटा को रीड किया और वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। तो इस केस में क्या हो गया, जो ये मैसेज का जो वैलिड था, जो ये वैलिडिटी था, मतलब ये मैसेज जो हम भेज रहे थे, जिसको हम मान कर चल रहे थे कि एक एकदम सिक्योर चैनल से हमारे रिसीवर तक, रवि तक पहुंचा है, बट हुआ क्या कि ये मैसेज या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया किसी अमित नाम के इंट्रूडर के थ्रू, या फिर उस मैसेज को क्या कर दिया गया, सेंड कर दिया गया किसी अनदर पर्सन के पास जिसके पास हम नहीं भेजना चाहते थे। तो इस केस में हम कभी भी इस चैनल का उपयोग नहीं करेंगे किसी कॉन्फिडेंशियल डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारा मैसेज क्या हो जा रहा है, वायलेट हो जा रहा है। तो इसी चीज को गेन करने के लिए कि हमारा जब भी मैसेज हम जो ट्रांसफर करें, हेलो या कोई भी एक कॉन्फिडेंशियल या किसी भी तरह का एक नॉर्मल सा भी मैसेज अगर हम ट्रांसफर करते हैं, तो वो मैसेज किसी भी इंट्रूडर के थ्रू रीड नहीं होना चाहिए, या उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और वो उस ऑथेंटिक यूजर तक ही पहुंचना चाहिए जिसके लिए वो मैसेज हमने डिलीवर, सॉरी, सेंड किया है ना, सिर्फ उसी को डिलीवर होना चाहिए, कि उसके अलावा किसी अनदर पर्सन को डिलीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग ये सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, और क्रिप्टोग्राफी एक टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी हमको प्रोवाइड करता है ऐसा फैसिलिटी, ताकि हम मैसेज को बिना किसी चेंज के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिना किसी बाहरी लोगों के ध्यान में डाले हुए हम मैसेज को हम रिसीवर तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारा टर्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टर्म है इसमें हमारा कौन सा आता है, तो सिक्योरिटी का दो, हमारा जो सबसे पहला टर्म है कि हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होना चाहिए, है ना। कोई भी डेटा अगर हम भेजते हैं तो उसका कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट नहीं होना चाहिए, है ना, किसी भी कारण से, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अगर हम कोई डेटा ट्रांसफर कर, जैसे इसमें लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी specifies specifies that
only the sender and the intended recipients ठीक है, recipients should be able to access the contents of message है ना। क्या कह रहा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि ये निर्धारित करता है कि हमारा जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे यहाँ से सेंडर अगर कोई डेटा ट्रांसफर करता है तो वो डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या कम इंपॉर्टेंट हो उससे मतलब नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियलिटी उसका बना हुआ होना चाहिए रिसीवर तक पहुंचने के लिए। जो उसके लिए ऑथेंटिक यूजर है, जिसके उसको ट्रिगर किया गया है, सिर्फ उसी को वो डेटा मिलना चाहिए, उसके अलावा कोई और अनदर पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन उस डेटा को रीड ना कर सके या देख ना सके कि वो कौन सा डेटा वो ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम द सेंडर टू द पर्टिकुलर रिसीवर। उसका कॉन्फिडेंशियलिटी बना हुआ होना चाहिए। वो डेटा भले वो चाहता, वो अगर किसी और को मिल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वो किसी और अनदर पर्सन, कोई भी थर्ड पर्सन उस डेटा को रीड नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ से कोई एक पर्सन है, इंट्रूडर है, ठीक है, और वो इंट्रूडर क्या करना चाह रहा है, इस डेटा को रीड करना चाहते तो रीड ना कर सके या डेटा को समझ ना सके कि वो कौन सा डेटा ट्रांसफर हुआ है सेंडर से उस पर्टिकुलर रिसीवर के लिए, और वो डेटा सिर्फ इसी रिसीवर को पता होना चाहिए, यही रिसीवर वो गेट कर सकता है ना। इसके अलावा और कोई अनदर थर्ड पर्सन रिसीव ना कर सके और ना उसको समझ सके। ठीक है, तो ये था हमारा, क्या था, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर सिक्योरिटी, है ना। तो हमारा डेटा सीक्रेट होना चाहिए, डेटा कभी भी किसी अनदर पर्सन द्वारा रीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रीड होगा उसके बाद ही वो कुछ कर सकता है, तो रीड ही नहीं होगा तो कुछ उसमें चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। तो सबसे पहला हमारा डेटा का कॉन्फिडेंशियलिटी कायम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है ऑथेंटिकेशन। क्या है हमारा? ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या है? तो ऑथेंटिकेशन हमारा क्या होता है, तो जैसे सपोज हम डेटा को भेजे, ठीक है, तो इसमें प्रूफ होता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले इसके बारे में। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है, हेल्प हेल्प इस्टेब्लिश प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हेल्प इस्टेब्लिश प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज, है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी मैसेज है, पहले यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। द ऑथेंटिकेशन, ये सब आप नोट करते चलेंगे अपने कॉपी में। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, क्योंकि आप लोगों में बहुत लोगों को नोट्स की जरूरत पड़ती है एग्जाम के टाइम में। प्रोसेस इंश्योर्स, है ना, बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप बुक पढ़ें, बुक पढ़िएगा तो थोड़ा जानकारी आपको ज़्यादा मिलेगा। इंश्योर्स दैट द origin of an electronic मैसेज है ना, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और डॉक्यूमेंट्स इज करेक्टली आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड, है ना।
मतलब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कोई एक सेंडर है ए, वो एक मैसेज को सेंड करना चाहता है बी के पास, ठीक है ना। एक सेंडर ए है, ये सेंडर है, ऑथेंटिक सेंडर है, ये एक मैसेज बी यानी कि रिसीवर के पास भेजना चाहता है। अब इसमें क्या हुआ कि एक कोई इंट्रूडर आया सी, कोई भी एक पर्सन आया सी, वो क्या करेगा, ये जब देखा कि ए कोई मैसेज भेज रहा है तो ये बी को ये वाला मैसेज न जाने देकर, या कभी ये ए नहीं भी भेज रहा है तो उस वक्त भी ये क्या कर रहा है, सी बी को मैसेज भेज रहा है और बता रहा है कि मैं सी नहीं हूं, मैं ए हूं। ये क्या कर रहा है कि आई एम नॉट सी, आई एम ए। ये हम यहाँ पर बता रहा है कि आई एम यूजर ए, मैं क्या हूँ, यूजर ए हूँ। और बी को ऐसा लग रहा है कि जो मैसेज रिसीव किया है वो मैसेज सी ए से आ रहा है, ना कि सी से। जैसे इसमें हो क्या हो सकता है, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को फायर करना चाहता है या अपनी कंपनी से निकालना चाहता है, ठीक है। या फिर सपोज वो कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है उसका कोई इम्प्लॉय, और कंपनी का जो मैनेजर है या कंपनी का जो या उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर है वो उस अपने एक कलीग को जो उस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है उसको, वर्कर को, एम्प्लॉय को क्या कहता है, एक मैसेज प्रोवाइड करना चाहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट में सपोज इंटर योर नेम जो भी है, या कोई भी एक मॉड्यूल है उसको चेंज करो कुछ अनदर मॉड्यूल के साथ। जैसे सिंपल सा एक मैथ है कि एक प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं, डेवलप करने के लिए हमको ये क्वेश्चन मिला है ए से, कि क्वेश्चन मिला था कि इंटर ए नेम। अब ये इंटर टू नंबर्स एंड फाइंड द सम, इस तरह का ये मैसेज यहाँ से ट्रांसफर करना चाहता था। बट उस मैसेज को क्या किया, किसी ने रोक दिया, जाने नहीं दिया, और सी ने मैसेज ट्रांसफर कर दिया कि नहीं, तुम इंटर टू नंबर्स एंड फाइंड द सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस बिटवीन देम। तो उसने क्या किया और कह दिया कि नहीं, ये मैसेज आपके ए से ही आ रहा है। जैसे कॉलेज में भी क्या हो सकता है कि सपोज टीचर कुछ आपको असाइनमेंट दिए, अब वो असाइनमेंट वो देना चाहते थे कुछ और किसी अनदर कोई एक ऐसा ही स्टूडेंट था, वो क्या किया, वो टीचर के आईडी बनाकर और लॉगिन करके उससे वो स्टूडेंट को भेज दिया मैसेज कि आप ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए। अब स्टूडेंट को लग रहा है कि वो जो मैसेज आया वो एक टीचर, जो उसके टीचर है उनके थ्रू आया है, और वो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। लास्ट में जब वो सबमिट करने के लिए जब ए के पास जाएगा तो ये क्या कहेगा, यानी कि वो टीचर क्या कहेगा, ऐसा तो मैंने कोई प्रोजेक्ट दिया ही नहीं। तो इसमें क्या, इसका पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया, पूरा इसका जो काम था वो वेस्ट हो गया, और जो प्रोजेक्ट ये दे रहे थे वो प्रोजेक्ट भी इसको नहीं मिला, और वो प्रोजेक्ट ये कर नहीं पाया। उस केस में इसके नंबर से ये मार्क्स नहीं आएंगे। तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होना, मैसेज का ऑथेंटिकेट होना बहुत कंपलसरी हो जाता है कि मैसेज अगर बी को रिसीव हुआ तो पता होना चाहिए बी को कि वो मैसेज एक ऑथेंटिक यूजर ए से ही आ रहा है, ना कि किसी सी के थ्रू आ रहा है और ऐसा दिखाया जा रहा है कि नहीं मैं सी नहीं, मैं ए हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बी को, यानी कि मैसेज का ऑथेंटिकेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, उसका आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। यानी कि जब भी मैसेज बी के पास रिसीव हो, यानी कि रिसीवर के पास रिसीव हो, तो वो इजिली ये आइडेंटिफाई कर सके कि वो मैसेज एक ऑथेंटिक यूजर के थ्रू आ रहा है, न कि किसी अनदर हैकर के थ्रू या किसी अनदर पर्सन के थ्रू। इसमें हैकिंग का भी चांस बढ़ सकता है, क्योंकि सी क्या कहे कि मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, बॉस हूँ, और मैं आपको ये मैसेज दिया, इसको आप रिसीव कीजिए और क्लिक करके ओपन करके देखिए। मेल भेज दिया, और मेल में वो उसने ऐसा कोई वायरस छुपा कर भेज दिया जिसको क्लिक करते ही उसका पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो गया। तो इस केस में अब इसको तो लगा कि ये इसका मैसेज आया था बॉस से, है ना, हेड से, तो उसने उस जरूर क्लिक करेगा उसको, और जैसे ही वो क्लिक किया उसका पूरा का पूरा सिस्टम हैक हो गया। तो ऐसा हो सकता है। तो इस चीज को, तो मैसेज का ऑथेंटिकेशन बहुत कंपलसरी हो जाता है, उसके आइडेंटिटी फाइंड करना कि वो मैसेज एक ऑथेंटिक यूजर्स के थ्रू ही सेंड हुआ है, ना कि किसी अनदर हैकर या इंट्रूडर के थ्रू वो ऐसा प्रिडिक्ट करके सेंड किया गया है कि वो ऑथेंटिक यूजर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ऑथेंटिकेशन बहुत कंपलसरी हो जाता है सिक्योरिटी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, इंटीग्रिटी, ठीक है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या होता है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं जैसे व्हेन व्हेन द कंटेंट्स व्हेन द कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज
message are changed after the sender sends it sends it, but before it reaches the intended intended recipients recipient, we say that we say that the integrity of the message is lost हम क्या कह सकते हैं कि मैसेज का इंटीग्रिटी लॉस्ट हो गया। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा मैसेज मतलब मीनिंग है कि एक ए है जो कोई मैसेज ट्रांसफर करना चाहता है बी को, ठीक है। अब यहाँ से ये मैसेज ट्रांसफर किया, अब एक इंट्रूडर है सी, उसने क्या किया, यहाँ से ये हेलो भेजना चाह रहा था, हेलो गुड मॉर्निंग, है ना, गुड मॉर्निंग, ये मैसेज था, ठीक है। ये मैसेज ये ट्रांसफर करना चाह रहा था, बट अब सी क्या किया, इस मैसेज को एक्सेस किया बीच में से ही, बी के पास पहुंचने से पहले, और उसने इस मैसेज को चेंज कर दिया हेलो गुड इवनिंग, ठीक है, या गुड नाइट। तो अब ये, और इसने इस मैसेज को ट्रांसफर कर दिया बी के पास, यहाँ से इसने इस मैसेज को एक्सेस किया और चेंज करके मॉडिफाई करके बी को ट्रांसफर कर दिया। अब बी के पास जब मैसेज आया तो बी को क्या कर रहा है बी, तो जब वो मैसेज में सिर्फ मॉडिफिकेशन किया है, ऐसा ये प्रिडिक्ट नहीं किया कि हम सी के थ्रू भेजा गया, ये बस क्या किया, उसको मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया। अभी इसके पास जब मैसेज पहुंचेगा तो हेलो गुड नाइट, तो ये कह रहे अभी सुबह सुबह ये गुड नाइट का मैसेज क्यों आ रहा है इसके थ्रू। तो इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा हम एग्जांपल लिए। ऐसा अगर हम कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी के पास, और उस कॉन्फिडेंशियल डेटा में अगर किसी ने मॉडिफिकेशन कर दिया और हमको नहीं पता चला कि वो डेटा मॉडिफाइड हो गया है बीच में किसी के थ्रू, और हमने उस पर वर्क कर लिया, तो हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा हमको लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि मैसेज का इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए का मतलब कि जो मैसेज ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम द सेंडर साइड, वही सेम मैसेज रिसीवर को रिसीव होना चाहिए, उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत कंपलसरी होता है, तो ये हम लोग मेंटेन करते हैं थ्रू द सम मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीन चीज देखा, कॉन्फिडेंशियलिटी में, यानी कि मैसेज कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, यानी कि उस मैसेज को कोई भी बीच में इंट्रूडर रीड ना कर सके, या देख ना सके, या देख भी ले तो समझ ना सके। नेक्स्ट, ऑथेंटिकेट होना चाहिए, यानी कि ये जरूर कंफर्म होना चाहिए कि मैसेज एक ऑथेंटिक यूजर से ही आ रहा है, ना कि किसी हैकर या किसी इंट्रूडर के थ्रू वो मैसेज आ रहा है और ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वो एक ऑथेंटिक यूजर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है इंटीग्रिटी, यानी कि मैसेज का इंटीग्रिटी बरकरार होना चाहिए, यानी कि मैसेज में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जो मैसेज ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम द सेंडर, सेम टू सेम मैसेज हमारा पहुंचना चाहिए बी के पास। और नेक्स्ट है आपका नॉन रेप्यूडिएशन, है ना, नॉन रिपुडिएशन, इसको मैं इरेज कर देता हूं, नॉन रेप्यूडिएशन, ठीक है। ये क्या होता है, तो देयर आर situations there are situations where 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 a user sends a message, and and on later on refuses that she had sent that message, ठीक है।
तो इस तरह का भी कभी कभी हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे सपोज अगर अ, क्या होता है कि जैसे ये सिंपल सा लॉजिक है, जैसे हम किसी को कोई भी चीज़ अगर हम देते हैं तो हम उसे रिसीविंग ले लेते हैं। रिसीविंग क्यों ले लेते हैं? ताकि वो बाद में रिफ्यूज़ ना कर दे, मतलब बाद में ये ना कह दे कि हमको ये डेटा प्रोवाइड ही नहीं किया गया। तो ऐसे में यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर कोई मैसेज ट्रांसफ़र करता है तो वो बाद में ये ना कह दे कि हमने इस तरह का कोई मैसेज ट्रांसफ़र ही नहीं किया है। यानी कि रिसीवर के पास ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए कि वो बाद में ये कह सके कि हाँ, ये जो मैसेज आया है ये पर्टिकुलर यूजर के थ्रू आया है और कंफर्म है कि उसी यूजर के थ्रू आया है। जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज यूजर ए सेंड्स अ फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट टू बैंक बी ओवर द इंटरनेट। क्या कर रहा है कि एक ए है जो बी को रिक्वेस्ट भेजता है कुछ फंड ट्रांसफर करने के लिए। आफ्टर द बैंक परफॉर्म्स द फंड ट्रांसफर एज पर द एज इंस्ट्रक्शन। अब क्या करेगा बैंक को, अगर कोई उसका पर्सन, उसका कोई कस्टमर अगर मैसेज कहता है या किसी भी तरीके से बताता है मैसेज में सिर्फ कि फंड ट्रांसफर करना है, उसने फंड ट्रांसफर कर दिया। अब फंड ट्रांसफर करने के बाद ए के इंस्ट्रक्शन के आधार पर उसने फंड तो ट्रांसफर कर दिया, बट ए क्या किया, उठा और जाकर क्लेम कर दिया बैंक पर कि आप मेरा फंड ट्रांसफर कैसे कर दिए, मैंने तो आपको कोई ऐसा रिक्वेस्ट ही नहीं भेजा। वो रिफ्यूज कर दिया अपने बात से। तो बी के पास ऐसा कुछ फैसिलिटी होना चाहिए, बैंक बी के पास, जो कि ये कह सके कि नहीं, ये जो मैसेज आया था ये आपका मैसेज था और आप ही के मैसेज के अनुसार हमने फंड को ट्रांसफर किया। तो इसीलिए बैंक वगैरह में जब हम फंड ट्रांसफर के लिए जाते हैं तो चेक वगैरह लेता है, आपका साइन वगैरह सारा करवा लेता है, ताकि वो बाद में ये प्रूफ कर सके कि वो जो ट्रांसफर किया गया है पैसे का, वो आपके कहने पर ही किया गया है, बिना आपकी मर्जी का मैसेज ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो इस तरह के केस को रिमूव करने के लिए, इस तरह के एरर को रिमूव करने के लिए, है ना, इशू को रिमूव करने का काम हम क्रिप्टोग्राफी के थ्रू करते हैं। ठीक है। और लास्ट हमारा जो है वो है हमारा क्या है, एक्सेस कंट्रोल। हमारा क्या है, एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, तो इसमें लिख लीजिए द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस कंट्रोल determines who should be able to access what, who should be able to access what। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जैसे अब कोई आप क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं स्कूल का कोई मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें अलग अलग यूजर उसके हो सकते हैं, उस मैनेजमेंट सिस्टम के अलग अलग यूजर हो सकते हैं। तो कौन सा यूजर कितना पार्ट एक्सेस करेगा और कौन सा पार्ट एक्सेस नहीं करेगा, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे अगर एक पेरेंट है, अगर वो पूरा का पूरा एडमिन पैनल, पूरा यूज़र, पूरा का पूरा जो हमने वेबसाइट बनाया या जो भी हमने डेवलप किया है सिस्टम, उसके पूरे पैनल को अगर वो एक्सेस कर पाएगा, तो हो सकता है कि वो बहुत सारा उसमें मॉडिफिकेशन कर दे। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी यूजर होगा उसका, और स्टूडेंट अगर अगर उसको हम फैसिलिटी दे दें कि वो सारा का सारा पैनल एक्सेस कर सकता है, यानी कि रिजल्ट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है, तो वो जरूर ऐसा करेगा कि वो अपने रिजल्ट को मॉडिफाई करके सबसे हाईएस्ट कर ले। ठीक है। तो इस तरह इस चीज में क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम डेवलप हुआ है उसका वो बिल्कुल ही अनसिक्योर हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा, और उसको पर कोई कोई भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस यूजर को कितना कंट्रोल दिया जा रहा है, इस पर ध्यान देना, और वो उतने ही कंट्रोल को एक्सेस कर दे, उससे ज्यादा कंट्रोल को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि वी शुड बी एबल टू स्पेसिफाई दैट यूजर ए कैन व्यू द रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस बट कैन नॉट अपडेट देम। जैसे हम किसी एक यूजर को हमने स्पेसिफाई किया कि वो डेटाबेस के रिकॉर्ड को सिर्फ देख सकता है बट अपडेट
नहीं कर सकता है, ठीक है। However, यूजर बी माइट बी अलाउड टू मेक अपडेट एज वेल। इसी और बी को हमने क्या किया, वो देख भी सकता है और अपडेट भी कर सकता है, यानी मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। एंड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म कैन बी सेट अप टू इंश्योर दिस। अब तो एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या करता है, इसी बात को इंश्योर करता है कि कौन सा यूजर कितने पार्ट को एक्सेस कर सकता है, उसके पास कितना एक्सेसिंग कंट्रोल है ना। अगर सबके के पास एक्सेस कंट्रोल होगा देखने का भी और मॉडिफिकेशन करने का भी, तो कोई भी यूजर उठेगा और हमारे डेटाबेस में डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। इससे हमारे डेटा का जो वैलिडिटी है, जो सिक्योरिटी है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और वो हमारा एकदम अनरिलायबल हमारा मैकेनिज्म बन जाएगा, अनरिलायबल सिस्टम हो जाएगा, उस पर कोई भी भरोसा नहीं कर पाएगा। वो सभी लोग यही बोलेगा कि इसको तो कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, हम इसमें डेटा अपना क्यों स्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेस कंट्रोल है ना। और फिर नेक्स्ट है हमारा जो है अवेलेबिलिटी। क्या है, अवेलेबिलिटी, है ना। अवेलेबिलिटी क्या होता है, तो अवेलेबिलिटी होता है कि रिसोर्स का अवेलेबल होना। यहाँ पर हम इसके बाद बारे में लिख देते थोड़ा सा, द प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी states that resources should be available to authorized parties, to authorized parties, है ना, at all time, at all times। क्या होना चाहिए, कोई भी रिसोर्स है जो कि एक्सेस करता है कोई ऑथराइज्ड यूजर, तो वो हमेशा एक्सेस कर सके। ऐसा नहीं हो कि किसी समय पर वो एक्सेस ना कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कभी कभी फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने समय कभी कभी हमारे पास मैसेज आता है सर्वर बिजी, या कभी किसी चीज़ का रिजल्ट आता है और हम रिजल्ट को देखना चाहते हैं, तो उस केस में भी सर्वर बिजी का नोटिस आने लगता है। यानी कि उस समय क्या होता है, रिसोर्स हमारा क्या है, अवेलेबल नहीं होता है, और इस कारण से हमको बहुत परेशानी होती है, ठीक है। इसी परेशानी से बचने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए। अब इसमें कैसे कोई भी इंट्रूडर बदमाशी कर मतलब क्या कर सकता, हमको हानि पहुंचा सकता है, वो ऐसा होगा कि हमने कोई एक सर्वर बनाया, ए को एक सर्वर बनाया, ए नाम का एक सर्वर है, और बी इसका यूजर है। बहुत सारे यूजर हो सकते हैं, एक बी यूजर है। बी यूजर हमेशा इस सर्वर से डेटा एक्सेस करता है, और इस पर डेटा को या तो स्टोर करता है या तो रीड करता है, जो भी करता है, मतलब इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है हमेशा। अब एक सी है, वो चाहता है कि बी इस सर्वर को एक्सेस ना कर सके, तो बी बिना मतलब का इस पर इतना ज्यादा ट्रैफिक भेज देगा, इतना ज्यादा ओवरलोड कर देगा ट्रैफिक को बी जब भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, इसको हमेशा मैसेज आएगा कि सर्वर अभी बिजी है, अभी आप इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते, इस सर्वर को कोई अनदर पर्सन एक्सेस कर रहा है। और ये एक्सेस भी नहीं कर रहा होता है, ये सिर्फ इस पर ट्रैफिक हाई करके रखे हुए है, बिना मतलब का लूप में लगाकर बहुत सारा मैसेज और रिक्वेस्ट सेंड किए जा रहा है इस सर्वर पर, जिसके कारण सर्वर इसी के रिक्वेस्ट को हैंडल करने में लगा हुआ है ना। और उस केस में ये सर्वर अनअवेलेबल है बी के लिए, तो ऐसे केस में बी क्या होगा, इस सर्वर से स्विच कर जाएगा और इस सर्वर पर वो अपने डेटा को हटा लेगा, कभी अगर उसको मिला मौका तो, या फिर वो इस सर्वर को छोड़कर किसी अनदर सर्वर पर स्विच कर जाएगा। तो ये हमारा जो सर्वर था, ये मेरा पूरा का पूरा डाउन हो गया, बेकार हो गया, इस सर्वर के यूजर घट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में हमको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए ऐसा कभी ना हो कि जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किसी एक ही लिंक से या एक ही चैनल से आ रहा हो, तो हम उस पर उसको चेक कर सकें, और चेक करके उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकें कि आप ज़्यादा रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर दिए लिमिट से ज़्यादा, सो आपके रिक्वेस्ट को आज हैंडल नहीं किया जाएगा, आप ये रिक्वेस्ट आप किसी अनदर दे कीजिएगा या अनदर टाइम में, और अभी हम किसी अनदर यूजर का हम रिक्वेस्ट हैंडल करने वाले हैं। तो इस केस में बी को भी मौका मिलेगा इस सर्वर को एक्सेस करने का, और ये सर्वर हमेशा अवेलेबल होगा सभी पर्सन्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा अवेलेबिलिटी में आता है कि हमारा जो रिसोर्स है वो ऑलवेज एक ऑथेंटिक यूजर के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना कि कोई अनऑथराइज्ड यूजर है और उसको बिजी करके रखे हुए है, और ऑथराइज्ड यूजर उसको एक्सेस ही
नहीं कर पा रहा है। तो ये सारा चीज़ हमारा होना चाहिए। तो ये था हमारा आज छोटा सा, हमने आज आपको इंट्रोडक्शन दिया है सिक्योरिटी के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये फर्स्ट क्लास था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें बताएं, और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप हमें कमेंट में भी बता पूछ सकते हैं, या फिर मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, तो आप नंबर पे कॉल करके भी बता सकते हैं। अगर आपको ये पसंद ना आ रहा होगा ऐसे, तो आप हमें सजेस्ट भी कीजिए, हम इसमें कुछ मॉडिफाई भी करेंगे, क्लासेस को लेने का तरीके को चेंज करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि हम इसको और सुधार सकें धीरे धीरे। तो थैंक यू। और